हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च के बारे में जो इम्पोर्टेंट है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मेथड्स क्या हैं रिसर्च के और रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। यही सब हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो रिसर्च इन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इज डिज़ाइंड टू टेस्ट हाइपोथेसिस। तो कोई भी एक हांचिया अजम्पशन जो हम एक बनाते हैं, ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसमें उसको टेस्ट करते हैं, विच इन सम केसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम थ्योरीज जस्ट डिस्क्राइब्ड। मतलब वही जो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं अभी तक, क्या कहते हैं, वाइगॉट्स्की की सोशियो कल्चरल या जितनी भी थ्योरीज जो हमने पढ़ी है, इथोलॉजिकल इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एवरीथिंग, वो जितनी भी थ्योरीज हैं, है ना, उनसे सपोज कोई एक अजम्पशन बना ली, उसको टेस्ट करते हैं रिसर्च के अंदर। सो रिसर्च थ्योरीज आर मॉडिफाई टू रिफ्लेक्ट, मतलब जो थ्योरीज होती हैं, है ना, उनको मॉडिफाई किया जाता है टू रिफ्लेक्ट न्यू डेटा एंड ओकेजनली न्यू थ्योरीज अराइज। उनसे न्यू थ्योरी जो है वो बनती रहती हैं। अब मेथड क्या है, सबसे पहले ना हम इसके मेथड, रिसर्च मेथड्स के बारे में बात करेंगे। मेथड क्या है फॉर कलेक्टिंग डेटा, डेटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, वेदर वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग अटैचमेंट इन इन्फेंट्स, तो मतलब कि हम चाहे हमें ये देखना हो कि अटैचमेंट कितनी है इन्फेंट्स के अंदर, या कॉग्निटिव स्किल्स कैसी है चिल्ड्रन की, या सोशल रिलेशनशिप कैसा है उनका अदर एडल्ट के साथ, तो उन सब के लिए हमें क्या डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके सेवरल वेज हैं। तो सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है वो रिक्वायर एन इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ स्किल्स। मतलब अगर हमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करनी है तो हमें इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ स्किल्स की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एक ऑब्जर्वेशन, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, तो हमें सिस्टमैटिक होना पड़ता है। वी हैव टू हैव सम आइडिया, हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हम किसके लिए, मतलब हम ऑब्जर्व क्या करने जा रहे हैं, हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन कहाँ कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे, एंड हाउ द ऑब्जर्वेशन विल बी मेड एंड हाउ दे विल बी रिकॉर्डेड। हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्या हम लिखेंगे या हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम उसका डेटा प्रिजर्व करेंगे। एंड देयर शुड बी, वेयर शुड वी मेक आर ऑब्जर्वेशन, हम कहाँ करेंगे, लैब में करेंगे, ठीक है, लेबोरेटरी में, या फिर नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स में करेंगे। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। व्हेन वी ऑब्जर्व साइंटिफिकली, जब हम साइंटिफिकली ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑफन नीड टू कंट्रोल सर्टेन फैक्टर्स, तो हमें कंट्रोल करने पड़ते हैं कुछ फैक्टर्स को जो डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर को। ठीक है, जो हमारे फोकस या इंक्वायरी में नहीं है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स जो हमारे फै कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, बट हमें उनको रिकॉर्ड नहीं करना, तो हमें उनको जो है कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए कुछ रिसर्च जो होती हैं वो लैब्स में की जाती हैं। ठीक है, अकर लैब क्या होती है, कंट्रोल सेटिंग होती है वेयर मैनी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स ऑफ द रियल वर्ल्ड आर एब्सेंट। क्योंकि लैब में, जैसे सपोज हम नेचुरलिस्टिक सेटिंग में कर रहे हैं, सपोज किसी पार्क में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी नॉइस होगी, सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होंगे, राइट। तो उसको हमें मतलब हटाना है, तो हम अगर लैब में करेंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना कि वहाँ पे शोर ना आए, है ना, थोड़ा आसपास कोई, मतलब बिल्डिंग में कोई नहीं है, या फिर जो वॉल्स होती हैं वो नॉइस कैंसलेशन वाली हैं, एवरीथिंग। अब फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू वांट टू ऑब्जर्व हाउ चिल्ड्रन रिएक्ट व्हेन दे सी अदर पीपल एक्ट एग्रेसिवली, तो तुम्हें देखना है कि, है ना, कि कैसे बच्चे जो हैं वो रिएक्ट करते हैं जब वो बाकी लोगों को देखते हैं एग्रेसिवली एक्ट करते हुए। इफ़ यू ऑब्जर्व चिल्ड्रन इन देयर होम्स और स्कूल, अगर तुम उन्हें ऑब्जर्व करोगे उनके होम और उनके स्कूल में, यू हैव नो कंट्रोल ओवर हाउ मच एग्रेशन, कंट्रोल नहीं है कि वो कितना, मतलब एग्रेशन दिखाएंगे। ठीक है, मतलब वो कितना एग्रेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ एग्रेशन दे सी, किस तरीके का एग्रेशन देख रहे हैं वो। फिर विच पीपल दे आर सी एक्टिंग एग्रेसिवली, कौन लोग एग्रेसिव हो रहे हैं उनके सामने, हाउ अदर पीपल ट्रीट द चिल्ड्रन। ठीक है,
इन कंट्रास्ट इफ यू ऑब्जर्व चिल्ड्रन इन लैब, अगर उन्हें लैब में देखोगे तो तुम कंट्रोल कर सकते हो ये फैक्टर्स कि वो किसको देख रहे हैं। सपोज तुमने कोई वीडियो दिखाई, वो तुम सबको दिखा रहे हो, कि तुम्हें पता है ना कि वो किसको एग्रेसिवली एक्ट करते हुए देख रहे हैं। और अगर सपोज वो वीडियो ही है तो तुम ये भी देख रहे हो कि मतलब ऑब्वियसली वो रिटर्न में बच्चों को हार्म नहीं कर सकते या कुछ। अब लैब में जो रिसर्च होती है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट रिसर्च विदाउट पार्टिसिपेंट नोइंग दैट दे आर बीइंग स्टडीड। तो मतलब तुम उन्हें लैब में लाओगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि वो स्टडीड हैं, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा बायस आ जाता है या हिंडर हो जाती है रिसर्च। फिर उसके बाद द लैब सेटिंग इज अननेचुरल, अननेचुरल है एंड देयरफॉर कैन कॉज पार्टिसिपेंट टू बिहेव अननेचुरली, अननेचुरली बिहेव कर सकते हैं वो। पीपल हु आर विलिंग टू कम टू यूनिवर्सिटी लैब laboratory may not fairly represent ग्रुप फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। जो आ रहे हैं वो डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड से नहीं हो सकते। ठीक है, अगर तुम कॉलेज का अपनी कोई रिसर्च कर रहे हो और कॉलेज के लोगों को ही बुला रहे हो तो जर्नली हाँ थोड़े दूर दूर से भी लोग आते हैं, बट मैक्सिमम तो वही लोग होंगे ना जो उस एरिया के होंगे। तो या एक कल्चर के लिए एक चीज़ को पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट ही हैं उसमें। मतलब ऐसे नहीं होगा ना कि वो वाले लोग भी आ रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं या फिर बहुत उम्र में ज़्यादा बड़े हैं। तो वही, पीपल हु आर अनफेमिलियर विद यूनिवर्सिटी सेटिंग्स एंड विद द आइडिया ऑफ हेल्पिंग साइंस मे बी इंटीमिडेटेड। वो डर भी सकते हैं लैब को देख के, है ना। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड क्या करता है, इंसाइट देता है दैट वी समटाइम कैन नॉट अचीव इन लैब। अब नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो बिहेवियर को रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में, ठीक है, जिसमें नो एफर्ट टू मैनिपुलेट और कंट्रोल द सिचुएशन। आपका कोई कंट्रोल और मैनिपुलेशन नहीं है। लाइफ स्पैन जो रिसर्चर्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एट स्पोर्टिंग इवेंट, चाइल्ड केयर सेंटर, वर्क सेटिंग्स, मॉल्स या अदर प्लेसेस पे। अब सेकंड, पहला हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वे एंड इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। तो सम टाइम द बेस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू गेट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट पीपल इज टू आस्क देम, उनसे पूछ लो, है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो है इंटरव्यू कर लो उनको या तो डायरेक्टली। अ रिलेटेड मेथड इज सर्वे, या फिर इंटरव्यू के जैसा ही एक मेथड है सर्वे, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन होता है और स्पेशली यूजफुल व्हेन इंफॉर्मेशन आर फ्रॉम, अब हमें अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लोगों से चाहिए होती है तब वो यूजफुल होता है हमें सर्वे, ठीक है। अब एक एक को बुला के तुम इंटरव्यू लोगे तो बहुत देर लग जाएगी, सर्वे ले लिया जाता है। एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज दिया जा सकता है। अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन इज यूज टू ऑब्टेन पीपल्स सेल्फ रिपोर्टेड एटीट्यूड्स। मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ, मतलब एक क्वेश्चन सेट है, ठीक है। अब उसके अंदर वो खुद सेल्फ रिपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने बारे में, हमारे अपने बिलीव्स और अपने एटीट्यूड्स के बारे में, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो क्वेश्चन है। जो गुड सर्वे होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर होते हैं और अनबायस्ड होते हैं और अलाउ करते हैं रिस्पोंडेंट टू आस्क अनएम्बिगुअसली। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मे बी काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं होते उसमें, तो ढंग के क्वेश्चन के आंसर दे पाए, क्वेश्चंस क्लियर होते हैं इसलिए। सर्वे और इंटरव्यू होते हैं कैन बी यूज टू स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स आप इसमें कर सकते हो, रिलीजियस बिलीफ्स से लेके उनकी सेक्सुअल हैबिट्स तक, एटीट्यूड अबाउट गन कंट्रोल टू बिलीव अबाउट हाउ टू इम्प्रूव स्कूल्स। देख रहे हो कंट्रास्ट कितना है इन चीज़ों में, फिर भी हर एक रेंज में आप देख सकते हो। फिर सर्वे एंड इंटरव्यू में बी कंडक्टेड इन पर्सन, ओवर टेलीफोन पे भी ले सकते हो, इंटरनेट पे भी ले सकते हो, फेस टू फेस भी, ठीक है, कैसे भी। वन प्रॉब्लम विद सर्वे एंड इंटरव्यू इज टेंडेंसी ऑफ पार्टिसिपेंट। इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कैसे आंसर दे सकते हैं, इस तरीके की जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई देख रहा है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि जो सुनने में अच्छा है वो दे रहे हैं आंसर, डिस्पाइट ऑफ जो उन्हें देना, जो एक्चुअल में फील करते हैं, ठीक है, rather देन जो उनका एक्चुअली दे थिंक इज ट्रू, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं, ये यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स होते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। बहुत सारे जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो अलाउ करते हैं पर्सन की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं किसके साथ, बाकी इंडिविजुअल्स के साथ। तो ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि कितने इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। एक स्टडी हुई थी, स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, योर स्कोर ऑन स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट टेल्स यू हाउ यू परफॉर्म, ठीक है। अगर तुमने स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट में जो भी तुम्हारा स्कोर है वो तुम्हें बताएगा कि तुमने कैसा परफॉर्म किया है, किसके साथ कंपेयर करेगा, थाउजेंड ऑफ अदर पीपल जिन्होंने वो टेस्ट किया है,
तो आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि दे अज्यूम पीपल्स बिहेवियर इज कंसिस्टेंट, मतलब वो सोचते हैं कि सबका जो बिहेवियर है वो सेम है, स्टेबल है, उनकी पर्सनालिटीज और इंटेलिजेंस ये जो होते हैं ये सबके अलग होती हैं, राइट। तो टू प्राइमरी टारगेट क्या है, कैन वेरी इन दिस सिचुएशन, मतलब हम सबकी पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है, तो इस वजह से भी हमारे रिजल्ट भी डिफरेंट आना चाहिए, बट ये एक ही स्कोर से कंपेयर किया जाता है। अ पर्सन में कन्फर्म पुअरली परफॉर्म पुअरली ऑन अ स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस, मतलब अगर ऑफिस टेस्ट सेटिंग्स में अगर आप टेस्ट करोगे तो वो पुअरली परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो होम पे अच्छे से, ठीक है, जहाँ पे वो लेस एंशियस है तो वो भी। अब केस स्टडी के बारे में हम पढ़ते हैं। केस स्टडी क्या है, इन डेप्थ लुक है ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, कि इन डेप्थ में अगर हम देख रहे हैं उनके बारे में, ये क्या होते हैं, परफॉर्म मेनली बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जनरली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकल और एथिकल रीजंस होते हैं, यूनिक एस्पेक्ट होता है इंडिविजुअल की लाइफ के बारे में, कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड एंड टेस्टेड इन अदर इंडिविजुअल, कि दूसरे इंडिविजुअल का इसमें कुछ नहीं, एक ही इंडिविजुअल की केस स्टडी होती है, उसके जितने भी टेस्ट हैं सबका रिकॉर्ड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ देयर डेटा, ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, उनके पर्सन के एक्सपीरियंसेस के बारे में। इट में फोकस ऑन नियरली एनी एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स लाइफ, हर एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट लाइफ को देख सकता है, ठीक है। तो इससे क्या रिसर्चर क्या समझ पाएगा, उसके माइंड के, बिहेवियर के और अदर एट्रीब्यूट्स के बारे में। रिसर्चर्स में गैदर इंफॉर्मेशन फॉर केस स्टडी फॉर इंटरव्यूज एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। अब केस स्टडी जो है वो प्रोवाइड करती है ड्रामेटिक इन डेप्थ पोर्ट्रेयल, एकदम इन डेप्थ में बताती है इंडिविजुअल की लाइफ के बारे में, ठीक है। वी मस्ट बी कॉशियस व्हेन जनरलाइजिंग फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। अब एक ही इंफॉर्मेशन से हम सब पे नहीं बोल सकते, एक का अगर ये आया तो हम कहेंगे सब में, वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। और सब्जेक्ट ऑफ अ केस स्टडी इज यूनिक, हर एक सब्जेक्ट अलग है और उनका जेनेटिक मेकअप अलग है, उनकी पर्सनल हिस्ट्री अलग है, दैट नो वन एल्स शेयर, ठीक है। और केस स्टडीज जो होती है वो इन्वॉल्व करती है जजमेंट, अननोन रिलायबिलिटी। रिसर्चर्स हु कंडक्ट केस स्टडीज रियरली चेक टू सी इफ अदर प्रोफेशनल एग्री विद देयर ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स। तो ये जो केस स्टडीज करते हैं वो बहुत कम ही चेक करते हैं कि जो बाकी जो प्रोफेशनल है वो एग्री भी करते हैं उनके ऑब्जर्वेशन में। अब लास्ट है साइकोलॉजिकल मेजर्स, ठीक है। तो रिसर्चर्स जो होते हैं उनका रिसर्चर आर इंक्रीजिंगली यूजेस साइकोलॉजिकल मेजर्स, वो इन मेजर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब वो स्टडी करते हैं डेवलपमेंट को, डिफरेंट पॉइंट ऑफ यू नो इन देयर लाइफ स्पेन डेवलपमेंट, ठीक है। अब उनकी जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के बीच में, तो उनकी डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी कैसे होती है ना, उसके अंदर क्या क्या होता है, ब्लड लेवल्स मतलब ब्लड लेवल्स क्या होते हैं ऑफ सर्टेन हार्मोन इंक्रीज, अगर कोई एक हार्मोन बढ़ता है तो उसके ब्लड लेवल्स के बारे में, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ दीज हार्मोनल चेंज, अब नेचर क्या होना हार्मोनल चेंज का, ठीक है। रिसर्चर एनालाइज ब्लड सैंपल्स फ्रॉम अडोलेसेंट वॉलंटियर्स, जो वॉलंटियर कर रहे हैं अडोलेसेंट उनका ब्लड सैंपल्स को एनालाइज कर रहे हैं। अदर साइकोलॉजिकल मेजर्स दैट इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड, बहुत ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो क्या है, इमेजिंग। न्यूरो इमेजिंग मतलब वो नहीं होता एमआरआई वगैरह, स्पेशली CFMRI, functional magnetic resonance imaging, इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनको यूज़ करके इमेजेस कंस्ट्रक्ट की जाती हैं एक पर्सन की ब्रेन टिश्यूज़ की एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ रिसर्च डिज़ाइन। अब रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है, जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो मेथड्स तो हमने कलेक्ट कर लिए, अब हमें इसका एक रिसर्च डिज़ाइन भी चाहिए। थ्री मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है, डिस्क्रिप्टिव, को रिलेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, छोटा सा ही है। डिस्क्रिप्टिव क्या है, जो भी डेटा कलेक्शन मेथड्स जितने भी हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो यूज़ किया जा सकता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, जो एम करता है ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड बिहेवियर, यानी बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है द एक्सटेंट टू विच पीपल आर एल्ट्रुस्टिक और एग्रेसिव टुवर्ड्स ईच अदर,
कि ऑब्जर्व करो कि लोग कितना एक दूसरे के प्रति एग्रेसिव हो सकते हैं। बाय इटसेल्फ खुद भी कर सकता है, या फिर कोई और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में देखा जाए तो खुद भी कर सकता है या किसी और से भी कुछ करवा सकता है। ठीक है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन नॉट प्रूव व्हाट कॉजेस सम फिनोमेना। अब तुमने ये तो देखा कि वो एक दूसरे के ऊपर इतने अग्रेसिव हो रहे हैं, बट किस वजह से हो रहे हैं? तो अदर फिनोमेना क्या कॉज है उसका वो नहीं है, बट it can reveal in important information about people's behavior। बट ये रिवील कर सकता है important information about people's behavior, कि इनका बिहेवियर के बारे में, एग्रेशन के बारे में बहुत चीज़ें बता सकता है। अब कोरिलेशनल में क्या होता है, ये इसके कंट्रास्ट में है। अब इसमें ना ये सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करेगा फिनोमेना को, यहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा जो हेल्प करेगा किसमें, तो प्रिडिक्ट हाउ पीपल विल बिहेव, कि कैसे मतलब प्रिडिक्ट करेगा कि पीपल कैसे बिहेव करेंगे। तो कोरिलेशनल रिसर्च में क्या होता है, गोल इज टू डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक। मतलब गोल क्या है, डिस्क्राइब करना कि क्या स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की, किसमें, दो और मोर इवेंट्स में। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रांगली ये जो दो इवेंट्स हैं वो कोरिलेटेड होंगे, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिवली हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, सपोज मैं अगर ज़्यादा कॉफ़ी पीऊँगी तो मुझे ज़्यादा नींद आएगी। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरी पर्सनैलिटी, मतलब मेरा भी मतलब जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है, तो मैं ज़्यादा प्रिडिक्ट कर लूँगी। अगर मैंने कॉफ़ी पी ली तो मैं बता सकती हूँ रात भर नहीं सो पाएगी, है ना, या वाइस वर्सा। ठीक है, अब इसमें वही है कि अगर हमें देखना है कि जो चिल्ड्रन है ऑफ पैसिव परमिसिव पेरेंट्स हैव लेस कंट्रोल देन अदर चिल्ड्रन, तो यू वुड नीड टू केयरफुली रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्सन। जो पेरेंट्स हैं उसकी परमिसिवनेस देखोगे कितनी है, और चाइल्ड का सेल्फ कंट्रोल कितना है। ठीक है, अब ऑब्जर्व करोगे कि दैट द हायर पेरेंट वॉज इन परमिसिवनेस, कितना जब वो ज़्यादा परमिसिवनेस थी तो चाइल्ड का जो सेल्फ कंट्रोल था वो लो था। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसको नोट करोगे। यू वुड देन एनालाइज दिस डेटा स्टैटिस्टिकली, उसको एनालाइज करोगे स्टैटिस्टिकली टू यील्ड अ न्यूमेरिकल मेजर कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अब इसके अंदर को आपको देखना है कि उनके बीच में कितना कोरिलेशन है। ये क्या है, नंबर बेस्ड ऑन अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एक नंबर मिलता है जो हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद जो यूज होता है किसमें, डिस्क्राइब करने में कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है दोनों के बीच में। नींद और कॉफी के बीच में एसोसिएशन कितनी डिग्री है वो नंबर बताएगा, दैट इट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जितनी ज़्यादा कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा उन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, एसोसिएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, कोरिलेशनल को अगर ज़ीरो है इसका मतलब कि उन दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन ही नहीं है। सपोज जिन दो चीज़ों में कोई लिंक ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है कि सोचो सोचो, सोचते रहो। हाँ, कि कोरिलेशन बिटवीन ईटिंग बनाना एंड माई डीप स्लीप, दोनों में कोई रिलेशन है नहीं है, तो कुछ भी, तो इसका मतलब अगर जीरो है तो उसका मतलब यही होगा। ठीक है, कोई एसोसिएशन ही नहीं है। तो कोरिलेशन ऑफ 2.40 इज स्ट्रोंगर देन कोरिलेशन, मतलब देखो 2.4 ज़्यादा है देन दिस, बिकॉज we disregard whether the correlation is positive negative in determining the strength of the correlation। अब कोरिलेशन डज नॉट इक्वल टू कॉजेशन। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होते। कोरिलेशनल फाइंडिंग जस्ट मेंशन डज नॉट मीन द, ये मतलब कोरिलेशन फाइंडिंग्स ये नहीं बताता कि परमिसिव पेरेंटिंग कितनी नेसेसरी है, मतलब कितना कॉज करती है लो सेल्फ एस्टीम। इसका मतलब ये है कि अगर चाइल्ड पे लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल होगा caused by the parents to throw up their arms in despair and give up trying to control the child, it also could mean that other factors जैसे कि हमारे heredity, poverty, ये जो है ये क्या है, cause the correlation between परमिसिव पेरेंटिंग एंड सेल्फ कंट्रोल इन चिल्ड्रन, इनकी वजह से भी कॉज हुआ है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये लास्ट रिसर्च है, इसका ये इतना कंटेंट है। ठीक है,
तो रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, टू स्टडी कॉजैलिटी, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो हम कॉजैलिटी को स्टडी करने के लिए, ठीक है, रिसर्चर जो है वो टर्न करते हैं टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एन एक्सपेरिमेंट इज अ केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा फैक्टर्स बिलीव, मतलब ये हम बिलीव करते हैं कि एक से ज़्यादा फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को, ठीक है, बिहेवियर जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, दीज ये जो फैक्टर्स होते हैं आर मैनिपुलेटेड वाइल ऑल अदर फैक्टर्स आर बी और हेल्ड कांस्टेंट, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ठीक है, कि मतलब यही है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर होता है जिसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट रखते हैं। इफ बिहेवियर अंडर स्टडी, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो वाला जो बिहेवियर है, ठीक है, when a factor is manipulated, एक फैक्टर अगर चेंज हुआ, we say that manipulated factor has caused the behavior to change, यानी एक फैक्टर हमने मैनिपुलेट किया और बिहेवियर में चेंज आ गया तो हम यही कहेंगे ना कि उसकी वजह से आया। इन अदर वर्ड्स अगर दूसरी भाषा में बात करें तो एक्सपेरिमेंट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कॉज एंड इफेक्ट, क्या बताता है कि एक के वजह से दूसरे में क्या इफेक्ट आया है, कॉज और उसका इफेक्ट, ठीक है। द कॉज इज द फैक्टर, कॉज क्या है, फैक्टर, एक जरिया है जिसको हमने मैनिपुलेट किया था, ठीक है। द इफेक्ट इज द बिहेवियर दैट चेंज्ड बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन, तो इफेक्ट क्या है, बिहेवियर है जो चेंज हो गया क्योंकि हमने मैनिपुलेट किया किसको, कॉज को, मतलब कि वही अगर मैंने इसका एग्जाम्पल देते हैं, वो चाय और कॉफ़ी वाला लेते हैं, तो मतलब वो कॉफ़ी और नींद वाला लेता है, कॉफ़ी क्या है, कॉज है, कॉफ़ी मैंने पी, अगर मैंने पी ली, मैनिपुलेट कर दिया ना, नहीं था अभी मैंने पी ली, तो उसका बिहेवियर क्या है, मेरे को नींद नहीं आएगी, तो वही है, कॉज का इफेक्ट है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल था, अब नॉन एक्सपेरिमेंटल है, इसके अंदर क्या है, डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल रिसर्च, इसमें आप ना इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कॉज एंड इफेक्ट बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग फैक्टर्स इन कंट्रोल्ड वे में आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते फैक्टर्स को, तो इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाता, दैट इज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। अब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल नाम से पता चल रहा है ना, एक चीज़ है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब मैंने कॉफ़ी पी, दैट इज इंडिपेंडेंट, अब उस पर डिपेंडेंट क्या है, मेरी स्लीप है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ चेंजेबल फैक्टर्स, दो चेंजेबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और वेरिएबल या फिर वेरिएबल कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या है, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, चाय या कॉफ़ी में पी रही हूँ या नहीं पी रही, इन्फ्लुएंशियल होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर होता है, इस पर हम एक्सपेरिमेंट करें, ये क्या है, पोटेंशियल कॉज है। अब लेबल इंडिपेंडेंट इज यूज टू बिकॉज द वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंटली, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कम ज़्यादा, ठीक है, एंड अदर फैक्टर्स टू डिटरमाइन इट्स इफेक्ट, मतलब मैं कितनी कॉफ़ी पी रही हूँ, ज़्यादा कॉफ़ी पी लूँगी तो मुझे ज़्यादा नींद उड़ जाएगी, तो कितनी, है ना। एन एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेवरल ऑफ देम, एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये फैक्टर है दैट कैन चेंज इन एन एक्सपेरिमेंट, जो चेंज हो सकता है, ठीक है, नींद चेंज हो रही है ना मेरे कॉफ़ी कंजम्पशन से, इट रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा पी तो नींद ज़्यादा उड़ेगी, तो उसमें चेंज, इसमें चेंज को शो करेगा, ठीक है। दे मेजर डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ फॉर एनी रिजल्टिंग इफेक्ट। अब वेदर वुमेन कुड चेंज the breathing and sleeping pattern of their newborn babies by mediating during pregnancy. You might require one group of pregnant women, a group of pregnant women चाहिए to engage in certain amount and type of medication each day, while another group would not mediate. The meditation is thus the इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट है, कोई करना चाह रहा है कोई नहीं कर रहा, द तो अब जो इन्फेंट बॉर्न है, यू वुड ऑब्जर्व एंड मेजर द ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न, अब उनके ब्रीदिंग और स्लीपिंग पैटर्न्स को आप ऑब्जर्व करोगे। अब ये पैटर्न्स जो होंगे वो डिपेंडेबल वेरिएबल होंगे, क्यों, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं,
जो उनकी मदर ने मेडिटेट किया था या जो भी, ठीक है, तो वो मैनिपुलेट हो जाएगा। अब लास्ट हमारा जो है वो ये बच्चा है, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। बस इतना ही है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कैन इन्वॉल्व वन और मोर इन्वायरमेंटल ग्रुप्स। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर एक और उससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हो सकते हैं। वन और मोर कंट्रोल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज अ ग्रुप, ये ग्रुप होता है हुज एक्सपीरियंस इज मैनिपुलेटेड, जिसका एक्सपीरियंस हम मैनिपुलेट करते हैं। अ कंट्रोल ग्रुप होता है इज अ कंपैरिजन ग्रुप दैट इज अ मच लाइक द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक होता है कंट्रोल ग्रुप, एक होता है जिसपे हम जो एक्सपीरियंस है वो मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। जो जो कंट्रोल ग्रुप होता है उससे हम कंपेयर करते हैं और दोनों बहुत सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सपेक्ट फॉर मैनिपुलेटेड फैक्टर, द control group serve as a baseline against which the effect of the manipulated condition can be compared। मतलब वही जो कंट्रोल ग्रुप है वो बेसलाइन होता है जिससे हम देखते हैं कि इफेक्ट, जो भी मैनिपुलेटेड कंडीशन है, मतलब जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफेक्ट कंपेयर करने के लिए। रैंडम असाइनमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर डिसाइडिंग वेदर ईच पार्टिसिपेंट विल प्लेस्ड इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और इन कंट्रोल ग्रुप। मतलब ऐसी रैंडम कोई असाइनमेंट दे देंगे, उससे हम डिसाइड करेंगे इसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालेंगे, कंट्रोल ग्रुप में डालेंगे। रैंडम असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि रिसर्चर असाइन करता है पार्टिसिपेंट को किस में, या कि मतलब वो उसे इसमें डाल रहे, कंट्रोल ग्रुप में डाल रहे, किस मतलब रैंडमली डाल दे रहा है। असाइनमेंट ये नहीं है कि उसको वो कॉलेज वाले असाइनमेंट नहीं है हमारे, इसमें बैठ के क्वेश्चन करना है, असाइन कर रहा है बेसिकली कि तुम कंट्रोल में जाओ, तुम रैंडमली, ठीक है। एंड अब it reduces the likelihood that the experiment result will be due to any pre-existing differences। अब इससे क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा लाइकलीहुड, जो हमारे रिजल्ट है, जो मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस होते हैं ना, जो पहले से दो ग्रुप के बीच में होता है। अब इन द एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन बाय प्रेग्नेंट वुमेन, तो जो इफेक्ट है मेडिटेशन बाय प्रेग्नेंट वुमेन ऑन द ब्रीदिंग एंड sleeping pattern of the newborn would randomly assign half of the pregnant woman to engage in। अब जो आधी women थी जो इसमें थी वो क्या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जो अदर हाफ था जो मतलब नहीं कर रही थी वो कंट्रोल ग्रुप है कि तुम नहीं कर रहे हो, तो उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने किया था तो उनका रिजल्ट यह है, इन्होंने नहीं किया तो इनका वही है नॉर्मल। तो बेस लाइन है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट आज ये टॉपिक ख़त्म कर लिया है हमारा, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।